माइकल जैक्सन, $400 मिलियन का मालिक, नेवरलैंड का किंग। आप सोचते हैं कि ये सब पैसों की बर्बादी से टूटा, लेकिन वो टूटा सिर्फ एक मानसिक आदत से। नेवरलैंड का पतन कोई कर्ज नहीं था, बल्कि उनके 5 साल के बचपन का डर था। वो डर जिसने उन्हें नियंत्रण और परफेक्शन की जंजीरों में जकड़ दिया। जानने के लिए बने रहें। चलिए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। गैरी, इंडियाना, एक छोटा सा औद्योगिक शहर जहां जिंदगी आसान नहीं थी। घर भी छोटा था और उसमें रहते हैं 9 बच्चे। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन घर के हर कोने में संगीत था। वही 29 अगस्त 1958 को माइकल का जन्म हुआ। उनके पिता जोसेफ जैक्सन एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। वो अनुशासन को लेकर किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन उनकी एक और पहचान थी। वो खुद एक संगीतकार बनना चाहते थे, जो बन नहीं पाए। तो उन्होंने अपना सारा ध्यान, सारी उम्मीदें अपने बच्चों पर लगा दी। वही माँ कैथरीन, वो शांत और धार्मिक थीं। वो माइकल की इमोशनल सपोर्ट सिस्टम थीं। और भाई बहनों में वो अपनी बहन जैनेट जैक्सन के सबसे करीब थे, शायद इसलिए क्योंकि दोनों का सफर एक जैसा था। अच्छा, तो एक तरफ पिता का जबरदस्त दबाव, हाँ, और दूसरी तरफ माँ का शांत स्वभाव। इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच माइकल जैक्सन का व्यक्तित्व कैसे आकार ले रहा था? यही उनके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास बना। पिता के दबाव ने उनके अंदर 2 चीजें पैदा की। पहला, हर काम को परफेक्शन के साथ करने की आदत, और दूसरा, गलती करने का एक गहरा डर। वो रिहर्सल के दौरान अपने पिता से इतना डरते थे कि एक गलती पर भी उन्हें सजा का खौफ रहता था। यही डर और परफेक्शन की चाह उनके पूरे करियर में, उनके हर परफॉर्मेंस में दिखाई देती है। और ये दबाव तो बहुत जल्दी शुरू हो गया था, सिर्फ 5 साल की उम्र में। हाँ, सिर्फ 5 साल। ये वो उम्र होती है जब बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन माइकल घंटों रिहर्सल कर रहे थे। तो माइकल का स्कूल हम सबके जैसा नहीं था। मतलब कोई क्लासमेट्स, कोई खेल का मैदान नहीं, कुछ भी नहीं। उनकी क्लास कभी टूर बस में लगती थी, तो कभी किसी शो के बैक स्टेज पर। कोई दोस्त नहीं थे जिनके साथ वो लंच शेयर कर सकें। उन्होंने एक बार कहा भी था, मैं स्कूल तो गया पर मेरा कोई बचपन नहीं था। अच्छा। और इसी अकेलेपन ने शायद उनके अंदर एक ऐसी दुनिया बनाने की इच्छा पैदा की जहां वो हमेशा बच्चे रह सकें। और वही इच्छा बाद में जाकर नेवरलैंड बनी। साल था 1983। एक स्टेज, हजारों की भीड़ और अचानक सन्नाटा। माइकल जैक्सन बस खड़े हैं। कोई गाना नहीं, कोई डांस नहीं, बस एक खामोशी। और फिर एक कदम जो आगे नहीं पीछे की तरफ गया, लेकिन जिसने संगीत की दुनिया को दशकों आगे पहुंचा दिया। जिसे दुनिया ने मून वॉक कहा। वो सिर्फ एक डांस मूव नहीं था, वो 20 साल की कड़ी मेहनत, अनुशासन और एक ऐसे बचपन की कहानी थी जो शायद उन्हें कभी मिला ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रहे। पर एक राज की बात बताऊं, मूनवॉक का आविष्कार माइकल ने नहीं किया था। बिल्कुल सही, उन्होंने उसे बनाया नहीं था, उन्होंने उसे परफेक्ट किया था। उन्होंने इसे स्ट्रीट डांस, जैज, बैले और यहाँ तक कि माइम आर्ट से प्रेरणा लेकर एक जादुई भ्रम बना दिया। उनका हर एक मूवमेंट पूरी तरह से कैलकुलेटेड होता था। और वो एंटी ग्रेविटी वाला झुकाव वो कैसे करते थे? वो तो जैसे फिजिक्स को ही चैलेंज कर रहे हो। वो भी एक ट्रिक थी, और उसके पीछे सच में इंजीनियरिंग थी। उन्होंने खास तरह के जूते पेटेंट करवाए थे जिनकी एड़ी में एक वी शेप का कट था और स्टेज पर एक कील होती थी। जब वो उस कील में फंस जाती तो उन्हें आगे झुकने के लिए एक सहारा मिल जाता था, पर फिर भी उसे करने के लिए कमाल की कोर स्ट्रेंथ चाहिए थी। वाह, मतलब वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, एक इनोवेटर भी थे। बिल्कुल, और यही इनोवेशन उनके गानों में भी देखा। जैक्सन 5 ने उन्हें जबरदस्त शोहरत तो दी, लेकिन वो सिर्फ एक पॉप स्टार बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो जानते थे कि शोहरत आती जाती रहती है, लेकिन एक विरासत हमेशा रहती है। बिल्कुल। यहीं से उनके आर्किटेक्ट बनने का सफर शुरू हुआ, है ना? बिल्कुल। और इस सफर में उनके सबसे बड़े साथी बने निर्माता क्विंसी जोन्स। लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि क्विंसी के साथ काम करना सिर्फ संगीत बनाने के बारे में नहीं था, ये संगीत की सीमाओं को तोड़ने के बारे में था। यहीं से माइकल सिर्फ एक गायक नहीं रहे, बल्कि साउंड के आर्किटेक्ट बन गए। साउंड का आर्किटेक्ट, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है। इसका असल में मतलब क्या था? स्टूडियो में वो ऐसा क्या अलग कर रहे थे? वो सिर्फ साउंड के आर्किटेक्ट नहीं थे, वो साउंड से जादूगरी करते थे। मिसाल के तौर पर बिली जीन गाने का जो मशहूर बेस लाइन है। हाँ, वो तो आइकॉनिक है। बिल्कुल। क्विंसी जोन्स को वो शुरुआत में पसंद नहीं आया था। उन्हें लगा कि इंट्रो बहुत लंबा है, लेकिन माइकल अड़े रहे। उन्होंने कहा, नहीं, ये ही वो चीज है जो लोगों को डांस करने पर मजबूर करेगी।
वो सिर्फ धुन नहीं बल्कि लोगों के शरीर पर उसका असर कैसा होगा ये भी डिजाइन कर रहे थे। कमाल है, मतलब वो संगीत को सुन नहीं रहे थे, उसे एक फिजिकल रिएक्शन के तौर पर महसूस कर रहे थे। हाँ, और एक और उदाहरण है हु इज इट गाने का। उस गाने में कई परकॉशन साउंड्स असल में किसी ड्रम या मशीन से नहीं बल्कि उनकी अपनी आवाज और शरीर से बनाए गए थे। मतलब एक तरह की ह्यूमन बीट बॉक्सिंग। वो अपनी उंगलियों से छाती पर थपकी देकर और मुंह से तरह तरह की आवाजें निकालकर धुन बना रहे थे। ये थी उनकी आर्किटेक्चर की गहराई। वो स्टूडियो को एक लैब की तरह इस्तेमाल करते थे। ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ संगीत से ही प्रेरणा नहीं लेते थे, उनकी दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हें ड्राइंग, आर्किटेक्चर की किताबें पढ़ने और चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्में देखने का बहुत शौक था। चार्ली चैपलिन? हाँ, चैपलिन से उन्होंने सीखा कि बिना कुछ कहे सिर्फ हाव भाव से कहानी कैसे कही जाती है। उनका हर डांस मूव, हर पोज इसी साइलेंट स्टोरी टेलिंग का हिस्सा था। वो सिर्फ संगीत नहीं बना रहे थे, वो इमोशन डिजाइन कर रहे थे। और अगर कोई एक चीज है जहां ये इमोशन डिजाइनिंग सबसे साफ दिखती है तो वो है म्यूजिक वीडियो। आज तो ये आम बात है, लेकिन उस जमाने में ये एक क्रांति जैसा था। बिल्कुल, 1983 से पहले म्यूजिक वीडियो सिर्फ गाने का एक प्रमोशनल टूल होता था। एक गायक किसी सेट पर गाना गा रहा है बस। माइकल ने कहा नहीं, ये सिनेमा होगा। इसकी एक कहानी होगी, एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होगा। और फिर आया थ्रिलर। मुझे आज भी यकीन नहीं होता उस जमाने में किसी ने एक गाने के लिए 14 मिनट की शॉर्ट फिल्म बना दी। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा जुआ रहा होगा, है ना? अगर वो फ्लॉप हो जाता तो? ये उनके करियर का सबसे बड़ा रिस्क था। हाँ? बजट इतना ज्यादा था कि म्यूजिक कंपनी ने हाथ खींच लिए थे। अच्छा। माइकल ने खुद पैसे लगाए। अगर ये फ्लॉप हो जाता तो शायद वो दिवालिया हो जाते। लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। इसने MTV का चेहरा बदल दिया, जहां पहले ज्यादातर सिर्फ सफेद कलाकारों के वीडियो चलते थे। इसने म्यूजिक मार्केटिंग को बदल दिया और एक कलाकार की ब्रांडिंग को फिर से परिभाषित कर दिया। तो अब एक कलाकार का मतलब सिर्फ आवाज नहीं रह गया था। नहीं, अब फॉर्मूला था साउंड प्लस विजुअल प्लस स्टोरी। अच्छा। ये एक नया पैमाना था जो माइकल ने सेट किया था। हाँ। और यही नियंत्रण सिर्फ वीडियो में नहीं, उनके डांस में भी था। उनका डांस एक तरह का कंट्रोल्ड इल्यूजन यानी नियंत्रित भ्रम था। मून वॉक की बात कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में तैर रहे हैं, लेकिन ये जादू नहीं था, इसके पीछे भी कोई तकनीक, कोई विज्ञान था। मैं तो सोच भी नहीं सकता। हर छोटी से छोटी चीज पहले से सोची हुई थी। ऐसा लगता है जैसे उनके शो में कुछ भी अचानक नहीं होता था। कुछ भी नहीं। यही कंट्रोल उनके लाइव शोज में भी दिखता था। उनके कॉन्सर्ट सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं होते थे, वो एक अनुभव होते थे। वो जानबूझकर शो की शुरुआत में स्टेज पर आकर कुछ मिनटों तक बिना हिले डुले खामोश खड़े रहते थे। हाँ, मैंने ये देखा है। ऐसा क्यों करते थे वो भीड़ की ऊर्जा को कंट्रोल करते थे। वो सन्नाटा भीड़ के शोर को और बढ़ाता था। जब चीखें अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती थी, तब वो अपना पहला मूव करते थे। अच्छा। एक बहुत ही अनसुनी सच्चाई ये है कि वो शो से पहले पूरे वेन्यू में घूमकर रिहर्सल करते थे, ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि ऑडियंस कब और कैसे रिएक्ट करेगी। सच में? हाँ, वो स्टेज पर सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो पूरे माहौल को अपने उंगलियों पर नचा रहे थे। इस असाधारण करियर, इस परफेक्शन की चाह के बीच उनकी निजी जिंदगी कैसी थी? क्या वो कभी उस माइकल जैक्सन से बाहर निकल पाए जिसे दुनिया जानती थी? ये बहुत मुश्किल था। वो अपने पिता से डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। ये एक बहुत ही उलझा हुआ रिश्ता था। उनकी बहन जेनेट जैक्सन उनके सबसे करीब थीं, शायद इसलिए क्योंकि वो दोनों एक ही रास्ते से गुजरे थे। उन्होंने शादियां की और उनके 3 बच्चे हुए, प्रिंस, पेरिस और ब्लैंकेट। और वो अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे। हमेशा उन्हें मीडिया से दूर रखते थे, अक्सर उनके चेहरे पर नकाब लगाकर। हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चों को वो बचपन मिले जो उन्हें कभी नहीं मिला। नेवरलैंड रैंच जो उनका घर था, वो भी इसी सोच का नतीजा था। वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक ऐसी दुनिया थी जिसे उन्होंने अपने खोए हुए बचपन को फिर से जीने के लिए बनाया था। वहाँ झूले थे, सिनेमा घर था, एक चिड़िया घर था। वो सब कुछ था जो एक बच्चे का सपना हो सकता है। अपने साथ बहुत ज्यादा दबाव भी लाती है। माइकल को त्वचा की एक बीमारी थी, विटिलिगो। वो लगातार दर्द और नींद न आने की समस्या से भी जूझ रहे थे। और ये उनकी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। विटिलिगो की वजह से उनकी स्किन का रंग बदल रहा था। ये कोई स्कैंडल नहीं था, ये एक इंसान की अपनी लड़ाई थी जो वो अकेले लड़ रहा था। और फिर उनकी जिंदगी का वो दौर आया
जिसने सब कुछ बदल दिया। मीडिया का शोर, आरोप, ये उनकी विरासत का एक बहुत ही जटिल हिस्सा है। बहुत जटिल। और यहाँ हमारा काम किसी फैसले पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस स्थिति को समझना है। शोहरत जितनी बड़ी थी, जांच भी उतनी ही क्रूर थी। उनका हर कदम पब्लिक डोमेन में था। लेकिन एक तथ्य साफ है कि कई मीडिया ट्रायल्स और पब्लिक जजमेंट के बावजूद कानूनी तौर पर उन्हें कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया। वो दबाव अकल्पनीय था। अगर हम आज मुड़कर देखें तो उनकी विरासत क्या है, वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए। आज हर सिनेमैटिक म्यूजिक वीडियो, हर ग्लोबल पॉप टूर और स्टेज पर होने वाला हर भव्य प्रदर्शन कहीं ना कहीं माइकल जैक्सन के बनाए ब्लूप्रिंट पर ही चल रहा है। उन्होंने एक कलाकार होने का मतलब ही बदल दिया। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। माइकल ने बीटल्स के गानों के राइट्स से लेकर अपने म्यूजिक तक से अरबों कमाए, तो फिर $500 मिलियन का कर्ज क्यों? ये हिसाब समझ नहीं आता। देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थी। पहली, उनका बहुत खर्चीला लाइफस्टाइल। उनका जो घर था नेवरलैंड रेंच, जिसमें अपना एम्यूजमेंट पार्क और चिड़ियाघर था। हाँ, तो उसे मेंटेन करने का खर्चा ही बहुत ज्यादा था। दूसरी वजह थी कानूनी मामले, जिनमें बेहिसाब पैसा लगा। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह उनके कई बड़े टूर का कैंसिल हो जाना। तो पैसा आने के रास्ते बंद हो गए, पर जाने के रास्ते खुले रहे। तो एक तरह से जिस नेवरलैंड को उन्होंने अपना खोया हुआ बचपन पाने के लिए बनाया, वही उनकी आर्थिक मुश्किलों की एक बड़ी वजह बन गया। ये भी सच है कि आज भी माइकल जैक्सन की एस्टेट दुनिया की सबसे कीमती आर्टिस्ट एम्पायर्स में से एक है। उनका संगीत आज भी कमा रहा है। और फिर 25 जून 2009 को वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक इंसान चला गया, लेकिन उसकी धुन, उसका डांस और उसका जादू आज भी जिंदा है। माइकल जैक्सन ने दुनिया को सिखाया कि टैलेंट आपका ध्यान खींचता है, अनुशासन आपको लगातार बेहतर बनाता है और एक बड़ा विजन आपकी विरासत बनाता है। आज भी हर पॉप आर्टिस्ट सफलता के लिए उन्हें स्टडी करता है। ये कुछ दिलचस्प बातें हैं। माइकल रिहर्सल से पहले हमेशा स्टेज पर अकेले टहलते थे और खामोशी उनकी पसंदीदा आवाज थी। एक आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी शोर में रहा, उसे खामोशी पसंद थी। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। माइकल का वो एक कदम, वो सिर्फ मून वॉक नहीं था, वो उस बच्चे की कहानी थी जिसने अपना बचपन खोकर दुनिया को संगीत का तोहफा दिया। उनकी जिंदगी से अगर कुछ सबक लेने हो तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से 3 बातें साफ होती हैं। पहली, महानता अचानक नहीं मिलती, वो सालों की मेहनत और जुनून का नतीजा होती है। सही बात है। दूसरी, अपनी कला पर पूरा नियंत्रण रखना जरूरी है, हर छोटे से छोटे डिटेल पर। और तीसरी, हमेशा आज से आगे की सोच रखना ही आपको अमर बनाता है। वो हमेशा भविष्य का संगीत बना रहे थे।